کہ 350-400 केसेस लड़ लिए, पिछले सारे ख़त्म कर लिए, तो क्या ये केस भी आज से 2 साल पहले नहीं शुरू किया जा सकता था, या तब शुरू करना था जब बाहर आने का टाइम हो रहा हो? जब बाहर आने का वक्त होता है तो एक नया केस और एक नई सजा झोली में डाली जाती है कि अभी नहीं, अभी कुछ देरी होगी। सर मेरा सवाल सर तोशाखाना में जो प्राइवेट अप्रेजर से आपने सर बात की टाइमिंग की, और ये जुडिशरी में बड़ा अहम आपने नुकता उठाया कि 3:30 बजे का वक्त है, उसके बाद ट्रायल जो है उसकी हैसियत नहीं रह जाती। लेकिन हमने देखा कि ये हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इवन के हमने मुतअद्दिद दफ़ा रोज़ा अफ्तारी भी सुप्रीम कोर्ट में की, और आपने देखा कि अक्सर केसेस वहाँ तक मगरिब तक शाम तक भी चलते रहे हैं। तो ये टाइमिंग वाला जो आपने वो किया, तो ये तो खुद हायर कोर्ट जो है वो रात 7-7, 8-8 बजे तक नहीं, देखिए, 12 बजे भी अदालत यहाँ वो पे बात- ये भी सवाल ले लें, आप सीनियर काउंसिल हैं, ये बताएं कि पार्लियामेंट का बात हो या जमहूरियत की बात हो, तो रात 12 बजे भी अदालतें खुली, रात 12 बजे भी जजेस पहुंचे। चलें आप मंजूर है रात तक काम करना, मगर इंसाफ भी तो होना। असल बात तो ये है, हमें काम करने से हम नहीं भागते, रात तक काम हो, रात तक। अब देखना ये है कि पिछले तोशाखाना केसेस में आप आज के लिए सिर्फ जो इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की तोशाखाना 2 में ज़मानत का जो ऑर्डर है, आज आप वो प्ले करें, और उस ज़मानत में आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जिस चीज़ के लिए उनको रखा गया है इस केस में। मैं आपके जुमले में आपके जुमले का भी जवाब देता हूँ, और एक और कवरेज भी कीजिएगा, ज़रा वैरायटी भी आ जाएगी उससे। क्या आप में से कभी कोई, आप क्या समझ रहे हैं तोशाखाना कोई बड़ा सिक्योर प्लेस है? तोशाखाना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरह कोई सिक्योरिटी वॉल्ट है? वहाँ जाले लगे हुए हैं, वहाँ पर 3-4 बड़ी पुरानी सी पेंटिंग्स और टूटी फूटी 2-3 जो है कुर्सियाँ पड़ी हैं, ना वहाँ पर CCTV है, ना वहाँ पर कोई लॉक है, वो है तोशाखाना। तो आप जो बाहर से कीमती तोहफे मिलते हैं तोशाखाना में रखने का कोई रिवाज, कोई नज़ीर ही आपको नहीं मिलेगी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कानून आप प्रोसिक्यूट करें कानून के मुताबिक। कानून कहता है कि तोहफा लेकर अगर बताया नहीं तो जुर्म है, अगर जमा नहीं कराया तो जुर्म नहीं है, तो जुर्म के मुताबिक सजा हो ना। तो और आखिरी बात कहता चलूं, इंटरव्यू आज बहुत लंबा हो गया है, जो वादा माफ गवाह होता है ना, उसको तशबीह दी जाती है गिरगिट के साथ जो रंग बदलता है, और कहते हैं कि उसकी शहादत पर कभी एतबार ना करो। तो ये वही इनामुल्लाह शाह और सुहेब अब्बासी 2 नाम हैं यूजुअल विटनेसेस जो पहले रिजेक्ट हो चुके हैं, जिन पे ज़मानतें हो चुकी हैं। तो आपने अगर एक ट्रांजैक्शन को प्रोसिक्यूट करना है, उसको एक सांस में, एक हाथ में, कितनी कॉस्ट लग रही है इस वक्त इस ट्रायल की, कितना एक्सपेंसिव हो गया है इमरान खान साहब को प्रोसिक्यूट करना। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे महंगी प्रोसिक्यूशन अगर कोई रही है तो वो साइफर था। अगर आपके पास स्टेटिस्टिक्स आ जाएं, एक्सपेंडिचर आ जाए, तो साइफर का क्या अंजाम हुआ? 3 महीने तो उसको हाई कोर्ट ने सुना, और एक दिन अगर हाई कोर्ट केस सुनती है तो उसकी कॉस्ट होती है सिर्फ सुनने की। जिस साइफर को 3 महीने वहां सुना और 3 दफा रिमांड होके नीचे आया, तो बड़ी यूनिक और मुनफरिद और नए नए तरीके। इद्दत निकाह नई बात, साइफर नई बात, तोशाखाना नई बात, फिर तोशाखाना नई बात, फिर तोशाखाना, 3 दफा तोशाखाना। बोर हो गए हैं, कोई नई बात करें। थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू करें। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सारा दिन जेल कोर्ट में गुजरा, और हमने इमरान खान को जाके बताया कि किस तरह इमरान खान की कॉल पे ना तो सिर्फ पेशावर से लोग निकले, KP से लोग आए, बल्कि सारे पाकिस्तान से। हम जब सड़क पे जा रहे थे, उनको हमने बताया कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिले, कश्मीर से लोग थे, सिंध से लोग थे, पंजाब से बहुत तादाद में लोग आए हुए थे, और बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे। तो वो हमने उनको ये खुशखबरी दी
कि आपकी कॉल के ऊपर सारे पाकिस्तान से जो आपने कॉल दी थी उसके मुताबिक लोग पेशावर पहुँचे और उन्होंने साथ दिया। और दूसरा उन्होंने फिर इमरान खान ने जो पैगाम दिया, इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले तो क्रिकेट के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा कि जब से ये मोहसिन नकवी ने लिया उसने डिस्टेबलाइज़ कर दिया क्रिकेट को, क्योंकि जब 2021 के अंदर 10 विकेटों से इंडिया से जीती थी टीम, तो अब क्या वजह है कि इस वक्त टीम जो अच्छी, हमारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप ऐसी डिसीजंस लेते हैं जिससे डिस्टेबलाइज अपना वो कंसिस्टेंसी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर उन्होंने मशवरा दिया आसिम मुनीर को कि अगर क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं तो मोहसिन नकवी को कहें कि ये पोजीशन छोड़ दें और किसी काबिल इंसान को दें जो क्रिकेट समझता है, क्योंकि आपको पता है इमरान खान को जो अखबार पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो भी पढ़ते हैं, फिर उनको सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट की बात की। ऊपर करो यार। दूसरा पॉइंट इमरान ने कहा, उसमें भी 4-5 चीज़ें हैं। उन्होंने कहा मेरे पास FIA आई और उन्होंने आके कहा कि आप पीका ऑर्डिनेंस के तहत आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसके अंदर एंटी स्टेट चीज़ें आ रही हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उनको कहा है कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, 80% लोगों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और जब मुझे अपने लोगों के लिए बात करनी और उनकी भलाई के लिए बात करनी होगी तो मैं बिल्कुल, मेरे पास पूरा अख्तियार है और मेरी मर्ज़ी है, जब मैं उनके लिए आवाज़ उठानी होगी मैं बिल्कुल उठाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि पहला सवाल क्या था? हाँ, दूसरा कौन सा था? अच्छा कौन सा था? हाँ, अच्छा, दूसरा सवाल था कि आपने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि देखें, जब मेरी हुकूमत थी तब जब PTI की हुकूमत थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो अफ़गानिस्तान में गनी की हुकूमत थी जो पाकिस्तान की फ्रेंडली हुकूमत नहीं थी, और उस वक़्त NDS जो उनकी एजेंसी है वो इंडिया के साथ बड़े क्लोजली काम कर रही थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे वो। और उसके बावजूद मैं अफ़गानिस्तान गया, मैंने उनसे बातचीत की, फिर उनको प्रेसिडेंट गनी को पाकिस्तान बुलाया और हमने अमन के लिए काम किया। और उन्होंने कहा कि उस वक़्त जो ISI थी उनको वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे थे ये इस अमन के प्रोसेस के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आसिम मुनीर ने वहाँ पे जाकर जब जैसी आए ये इन्होंने टेक ओवर किया, तो इन्होंने जब हमारी पाकिस्तान फ्रेंडली हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई थी तो आपने सबसे पहले उनको धमकियाँ दी, उसके बाद आपने जो उनके लोग थे अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान में बस रहे थे 2-3 नस्लों से, उनको आपने इतनी बुरी तरह बाहर, इतनी जलील करके बाहर निकाला कि वहाँ जो अफ़गानिस्तान में गए वहाँ पे लोग पाकिस्तान से खुश नहीं थे कि उन्होंने हमारे लोगों को किस तरह जलील करके वहाँ से निकाला है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि उसके बाद आपने जो एम्बेसडर आ रहे थे उन्होंने उनका यहाँ पाकिस्तान आना कैंसिल किया, और चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि आपने वहाँ पे 2 दफ़ा बमबारी कर दी। तो ये अमन के, अब एक पाकिस्तान फ्रेंडली गवर्नमेंट के साथ आप इस तरह करेंगे और ये हमारे लोग उससे मुतासिर होंगे, क्योंकि KP के लोग, अफ़गानिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत, अफ़गानिस्तान की हुकूमत, ये 4 स्टेक होल्डर्स हैं जिनको मिल के बैठना होगा, और जब तक ये मिल के नहीं बैठेंगे तो आप दहशतगर्दी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर इमरान खान कहते हैं मैं खदशात का इजहार कर रहा हूँ कि जो आगे चल के जो पीस के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी मिलकर ख़त्म होती है, तो इसके अंदर कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा जिसका तजर्बा है पीस लाने के, जब मेरा वक्त था सबसे ज़्यादा अमन आया था हमारे इलाके में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसके ऊपर बात ना करूं? ये उनका दूसरा जवाब था। तीसरा, हाँ,
तीसरा उन्होंने कहा कि आपने ऐसी बात की है कि आसिम लॉ के बारे में। आसिम लॉ क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा आसिम लॉ वो ये है कि जब मैं अदालत में था हाई कोर्ट के अंदर तो रेंजर्स ने मुझे अबडक्ट किया, उसके बाद 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, आपने प्री प्लान ना होता तो 10,000 लोग आपने 24 घंटे में कैसे गिरफ्तार कर लिए, क्योंकि ये प्री प्लान था। आपने जो सीसीटीवी फुटेज थी वो गायब कर दी, और उसके बाद आपने पीटीआई के अंदर जो छोड़ के जाता था वो केस उसके ऊपर ख़त्म हो जाते थे, और जो सारे चार्जेस थे वो सारे ड्रॉप हो जाते थे। तो उसके बाद आपने पूरी कोशिश की पीटीआई को ख़त्म करने की। उसके बाद जब इलेक्शन करवाए उसके अंदर आपने मैंडेट चोरी करके उन्हीं लोगों को दे दिया जिनके ऊपर आईएसआई मुझे फाइलें दिखाती थी कि इनकी कितनी चोरी है, उन्हीं को आपने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। और उन लोगों को, चोरी शुदा मैंडेट वालों को आपने उनके थ्रू 2/3 अक्सरियत करके, और सबको पता है कि कैसे किया, आपने 26वीं तरमीम लेकर आए, और उसके तहत जो जजेस थे, जो ज़मीर फरोश जजेस थे, वो आपने ऊपर लाकर बिठा दिए। जो केसेस इस वक्त जिन्होंने जो इंसाफ, जो पाकिस्तान का जो उम्मीद थी हमारी कि इंसाफ मिलेगा, वो भी ख़त्म कर दिया। आपने जो इलेक्शन कमिश्नर था जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, आपने उसको आर्टिकल 6 लगाने की बजाय आपने उसको 9 महीने की एक्सटेंशन दे दी। तो ये जो सारा कुछ था ये आसिम लॉ के तहत हो रहा है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक ये चीज़ें नहीं हो रही। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि आसिम लॉ के तहत ये सारा पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है, और इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल यही हकायक हैं जो आजकल नज़र आ रहे हैं। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि जो आईएसआई थी हमारे वक्त में, जो यही आईएसआई इसका बड़ा अहम किरदार था, और जो अमन, जब हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सब ताल्लुकात ठीक करने थे तो आईएसआई ने इसमें काफ़ी अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस वक्त आईएसआई पीटीआई को क्रश करने के लिए आसिम मुनीर की पर्सनल माफिया की तरह काम कर रही है। ये भी उन्होंने इस चीज़ को बर्बाद की। और पांचवा का याह्या खान। हाँ, फिर कहते एक और सवाल था कि आपने याह्या खान के ऊपर बात की कि वो आसिम मुनीर की तरह या कुछ इस किस्म का सवाल था। तो इमरान खान ने कहा देखें, मुजीबुर रहमान की जब बात हुई थी तो इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट सारे पढ़ सकते हैं, सारे पढ़ के देख ले, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीटों में से 160 सीटें मिली थी, लेकिन आप उसको हुकूमत देने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि 1970 के सबसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान की तारीख में, और उसको आप कबूल करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि याह्या खान चाहता था कि वो खुद इक़्तिदार में बैठे, और वो नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। तो कहते हैं कि जो उसने किया, कहते हैं कि एक दिन जब उनके मुज़ाकरात हो रहे थे मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक, एक दिन मुज़ाकरात कर रहे थे मुजीबुर रहमान के साथ, और अगले दिन वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो इसलिए अगर उनकी नीयत अमन की थी तो उनको ये तो नहीं कि वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दो। तो उन्होंने भी मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक अपने इक़्तिदार, अगले 10 साल का इक़्तिदार जो देख रहे थे, ये उसके लिए किया। और मैं इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आजकल बिल्कुल वही हालात हैं जिस तरह इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत जेल में रखा हुआ है, और आप चाह रहे हैं कि आप अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए और आगे के लिए आप वही हालात हैं जो जिस वक़्त याह्या खान ने जो तब किया था 1970 में, आजकल आसिम मुनीर वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मैंने इसका जवाब इनको दिया है FIA को। फिर आखिरी चीज़ थी हाँ मेंटल टॉर्चर। फिर एक सवाल था FIA का कि आप ये क्यों कहते हैं कि मेंटल टॉर्चर हुआ। उन्होंने कहा 4 अक्टूबर से 3 हफ्ते के लिए जो मुझे एक कमरे में जो सेल था उसके अंदर बंद किया, और ये जो छोटा सा जो सेल है उसका दरवाज़ा नहीं खोला जो बाकी सारे कैदियों का खुल जाता है। और कहते हैं कि 5-6 दिन के लिए बिजली भी बंद कर दी थी,
اور انہوں نے ٹی وی اخبار وغیرہ تو چلے بند، لیکن سالٹری کنفائنمنٹ میں تھے. تو جب آپ سالٹری کنفائنمنٹ میں کسی کو کرتے ہیں تو نہ یہ جیل مینول کے مطابق ہے اور نہ یہ انسانی حقوق انٹرنیشنل یا نیشنل انسانی حقوق کے مطابق یہ اس قسم کی ٹارچر آپ کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی عمران خان کی اور بشرا بی بی کا پچھلے 6-7 مہینے سے ٹی وی بند ہے، جب دل کرتا ہے اخبار بند کر دیتے ہیں، اور وہ دونوں سالٹری میں ہیں، عمران خان بھی اور بشرا بی بی بھی. اور باقی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو جیل ہے اس کے اندر سارے قیدیوں کو ٹی وی کی سہولت حاصل ہے، اور ان کو فون کال بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں 2-3 دفعہ میرے خیال میں پی سی او سے اپنی فیملی کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں 1 دفعہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور عمران خان کی ساری ملاقاتیں بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ منگل کے دن فیملی کے اور وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ کئی مہینوں سے بند ہے. آج کل اگر ہم بہنیں اندر جا رہی ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ جیل ٹرائل چل رہا ہے. 1-2 دن میں میں اس ہفتے میں جو سلمان صفدر بتا رہے تھے جیل ٹرائل ختم ہو جائے گا، اور جب جیل ٹرائل ختم ہوگا تو عمران خان مکمل آئسولیشن میں چلے جائیں گے، کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئے گی، نہ لائرز کو ملنے دیا جا رہا ہے عمران خان سے، اور نہ ہی جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جو جمعرات کو ملتے تھے نہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے ساری ملاقاتیں بند کر دی ہیں اور عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں ڈال دیا، اور بشرا بی بی کو بھی. تو یہ عمران خان کی جو 5 پوائنٹس تھے. 1 سیکنڈ میں ابھی ختم نہیں کیا، مجھے اور باقی عمران خان نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں اور میں پاکستان کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں، تیاری پکڑیں. اب اس کا مجھے مطلب نہیں پتا یہ آپ کی